हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केडीसीस। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें दिया गया है, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड ओरिजिन ओ। अब इन्होंने बोला है कि एक ग्राफ शीट पर आपको मार्क करना है एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को और ओरिजिन ओ को। मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 to 0 टू 13 एंड 0। मतलब हमें पॉइंट्स जो हैं वो मार्क करने हैं -7 और 0 से लेकर 13 to 0 तक लेके। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस पर हमने कौन से पॉइंट मार्क करने हैं, 0, -15 से लेकर 0, 12 तक। और हमें स्केल यूज करने के लिए बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर को हमने 1 यूनिट रखना है। बेटा अगर आप नोटबुक पर बना रहे हो तो आप मेजर कर सकते हो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर पर बना रहे हो तो आपके पास जो बॉक्सेस दिए होते हैं वो ऑलरेडी मेजर्ड होते हैं, तो वहां पर आपको 1 सेंटीमीटर मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन बच्चों ने मेरी ग्राफ पर कोऑर्डिनेट्स को हम किस तरीके से प्लॉट करते हैं वो वीडियो देखी है, तो उन बच्चों को समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। जिन्होंने नहीं देखी है बच्चों, वो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखो सो दैट आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इसको ग्राफ पेपर पर लोकेट करना। तो बेटा ये हमारे पास ग्राफ पेपर है जिस पर मैंने ऑलरेडी लाइंस लगा रखी हैं। तो चलो अब उन्होंने सबसे पहले हमें बोला था कि हमें एक्स एक्सिस लोकेट करना है। तो एक्स एक्सिस कहाँ पे होता है, हमें पता है कि ये जो है हमारा एक्स है और ये है हमारे पास एक्स डैश। ठीक है बेटा, वाई एक्सिस कहाँ पर है, ये हमारे पास वाई है और ये नीचे आ गया हमारे पास वाई डैश। ठीक है, ये हो गया हमारे पास वाई डैश। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि ओरिजिन ओ को मार्क करो। तो ओरिजिन कौन सा होता है, जहां पे ये दो पॉइंट इंटरसेक्ट होते हैं वो होता है ओरिजिन। अब बहुत सारे बच्चे ये ग्राफ लाइंस को देख के ये सोच रहे होंगे कि मैम ने टेढ़ा ग्राफ बना दिया, बीच में सेंटर में नहीं बनाया। तो बेटा ये थोड़ा सा मेजर करके बनाया, क्योंकि हमारे ग्राफ की जो विड्थ होती है ना इतनी होती है ग्राफ पेपर की, तो हमें पॉइंट्स प्लॉट करने थे तो मैंने उस तरीके से मेजर कर थोड़ा सा एडजस्ट करके बनाया। ठीक है, तो अब हमें कहाँ पे जाना था, सबसे पहले हमें बोला गया -7 to 0। तो -7 to 0 का मतलब है कि हमें एक्स एक्सिस पर -7 लोकेट करने होंगे। तो पहले ये देखो -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड ये लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा हमारा -7। ठीक है बेटा, एक्स यहाँ पे एक्स डैश यहाँ पे लोकेट कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें कहाँ जाना है, 13 to 0। मतलब 13, 0 दिया हुआ है, तो दैट मीन्स कि ऑल्सो ये भी कहाँ पे लोकेट होगा, हमारा एक्स एक्सिस पर ही लोकेट होगा और वो हमारा होगा पॉजिटिव साइड में 13 नंबर्स। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगेन यहाँ पे लास्ट में हमारे पास आएगा 13 और एक्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 13। अब y एक्सिस पे क्या लोकेट करना है, हमें बोला गया 0, -15। तो मतलब y एक्सिस पर हमें लोकेट करना है -15 तक। तो देखो y एक्सिस यहाँ पे हमारे पास पूरी ग्राफ शीट नहीं आ रही थी वीडियो में, तो मैंने जहां तक आ रही थी उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया है। तो ये जो छोटे वाले बॉक्सेस है ना इनको भी कंसीडर कर सकते हैं हम। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14 एंड लास्ट वन इज -15। ठीक है, अब उन्होंने बोला यहां से लेके हमें जाना है 0, 12 मीन्स पॉजिटिव 12 लेके जाना है हमें y एक्सिस पे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड
12। ये हमने प्लॉट कर दिया। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले ही इन्होंने हमें ये प्लॉट करने के लिए बोला गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन आ जाता है अब कि बाय यूजिंग 1.5 फिगर आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अब उन्होंने बोला है कि 1.5 फिगर को यूज करके हमें फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ये हमारे पास 1.5 फिगर दे रखी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्लेस श्रेयांश रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट पॉइंट 8,9, 11,9 एंड 11,7। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे दिया इन्होंने कि उन्होंने बोला है रेयांश का जो स्टडी रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है उसकी 3 जो फीट हैं वो हमें उसके पॉइंट्स दे दिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल बी, मतलब कि टेबल का जो 4th फुट होगा वो कहां पर होगा। तो चलो हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और इसको देखते हैं कि हमारा ये लोकेट कहाँ पे हो रहे हैं। ये जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं ये लोकेट कहाँ पे हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा 8,9। ठीक है, अगर हम ग्राफ पेपर पर करेंगे तो ज्यादा इजीली कर पाएंगे। तो चलो ग्राफ पेपर पर ही प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है 8,9, तो दैट मीन्स एक्स एक्सिस का 8 और वाई एक्सिस का आ गया हमारे पास 9। ये रहा एक्स एक्सिस का 8, यहां से चलेंगे, और वाई एक्सिस का 9 ये रहा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। इनको मार्किंग कर देते हैं ए से। ठीक है, ये आ गया हमारा ए। अब सेकेंड वन है 11,9, दैट मीन्स 11 ये रहा और 9 अगेन यहां पे आ जाएगा। तो ये रहा हमारे पास सेकेंड फीट जो है बी। ठीक है, लिख ही देते हैं 8,9, 11,9। ठीक है, थर्ड फीट जो दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 11,7। क्या दिया हुआ है? 11,7। तो हम 7 तक जाएंगे। 11 ये रहा, 7 ये रहा। ठीक है, तो यहां पे ये जो है हमारे पास पॉइंट बनेगा सी, ये हो जाएगा 11,7। तो हमें क्या करना है, इसका 4th फुट निकालना है। तो बेटा आपको रेक्टेंगुलर उसका तो आइडेंटिटी याद होगी। किसी भी रेक्टेंगल की क्या होती है, इक्वल लेंथ होती हैं और इक्वल ब्रेथ होती हैं। तो देखो अगर हमने यहां पर मतलब इस पॉइंट पे मार्क किया तो ये हमारे पास प्रॉपर एक रेक्टेंगुलर बन जाएगा स्टडी टेबल, है ना। देखो अगर मैं यहां पर मार्क करूं और इनको ज्वाइन करूं, यहां से इस तरीके से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा एक रेक्टेंगुलर टेबल बन जाएगा, है ना, प्रॉपर अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया डी। और अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो क्या कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, ये आ रहा है हमारे पास 8, कोमा ये जा रहा है हमारे पास 7। तो दैट मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि 4th फुट कहाँ पे होगा हमारा रेक्टेंगुलर टेबल का, तो 4th फुट हमारा होगा 8,7 पे। यही आया आंसर, है ना। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर। अब उन्होंने पूछा है सेकंड क्वेश्चन में कि इज दिस गुड स्पॉट फॉर टेबल, क्या ये सही जगह है टेबल की, मतलब कि जहां पे ये टेबल रखा गया है क्या वो सही जगह है। तो देखो बेटा अगर हम मोटा मार्क करें इस ग्राफ पर तो हमारे पास क्या आया था 8 and 9। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। 11 and 8, 11 and 9 सॉरी, 8 and 9 यहां पे आएगा। ठीक है, यहां पे 11 and 9 यहां पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 8 and 7 था, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, 11 and 7 था, यहां पे आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर क्या बन गया, स्टडी टेबल बन गया, है ना। ये जो शेडेड एरिया है ये क्या बन गया मेरे पास, रेक्टेंगुलर स्टडी एरिया, तो स्टडी टेबल। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि हाँ ये एक सही प्लेस होगी। क्यों सही प्लेस होगी, क्योंकि ये कहीं भी क्या नहीं कर रहा, किसी की भी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, है ना।
तो हम इसका आंसर लिख देंगे यस, यस इट इज अ गुड स्पॉट because it is placed in the corner of, कॉर्नर पर है ना, ये कॉर्नर ऑफ द रूम है ना, रूम के कॉर्नर पर है और किसी की भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, डज नॉट, या फिर रिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक कह सकते हैं, ब्लॉक एनी मूवमेंट, किसी की भी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट हम रूम में आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, लेंथ ऑफ द टेबल, या फिर हमें साथ में ये भी बताना है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो इसने बोला है कि विड्थ क्या है टेबल की, लेंथ क्या है टेबल की, और क्या आप हाइट बता सकते हो टेबल की। तो देखो बेटा, लेंथ और विड्थ बताने के लिए तो हमारे पास सिंपल सी चीज है। अब क्या सिंपल सी चीज है, हम अपने ग्राफ पर वापस आते हैं। यहाँ पे हमने अपना ग्राफ बनाया था, तो लेंथ क्या है, ये लेंथ है ना। लेंथ के जो फर्स्ट यूनिट्स है, मतलब 11, 8, 11, 8, इनको माइनस कर दोगे तो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, लेंथ। और ब्रेथ के लिए क्या है, 9, 7, 9, 7, इनको माइनस कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी टेबल की। लेकिन हम हाइट नहीं बता सकते यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऐसा डायमेंशन नहीं दिया हुआ जिससे हम टेबल की हाइट बता सकें। तो हम सिंपल ये लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ अ टेबल is not determined। अब लेंथ पर आते हैं। लेंथ ऑफ अ टेबल, लेंथ क्या थी हमारी, लेंथ कहां से कहां तक जा रही थी, लेंथ जा रही थी हमारी 11 माइनस 8 तक, तो ये आ जाएगा 3 यूनिट्स, या ये कह लेंगी 3 सेंटीमीटर्स, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर लेके जाना है, तो वो कर सकते हैं हम। और विड्थ क्या आ गई हमारे टेबल की, विड्थ ऑफ अ टेबल जो थी वो थी 9 माइनस 7, तो ये आ जाएगी 2 यूनिट्स। ठीक है बेटा, यहां पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब हमारे सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, इफ अ बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन इनटू बेडरूम, अगर बाथरूम का डोर जो है वो B1 पर है और वो बेडरूम की तरफ खुल रहा है, विल इट हिट द वॉर्डरोब, क्या वो वॉर्डरोब के साथ हिट होगा। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, क्या तुम कोई भी सजेस्ट करना चाहोगे अगर दरवाजे को हम क्या करें, वाइड कर दें। तो देखो बेटा, हमारे पास क्या है, यहां पर हमें दिया हुआ है B1, ये रहा। ठीक है, B1 से लेके हमारा B2 तक ये जो है ये पूरा हमारे पास क्या है, बाथरूम का डोर है ना। B1 पर क्या है, बाथरूम का डोर है और उसे हिंज है और वो किस तरफ खुल रहा है, वॉर्डरोब की तरफ खुल रहा है। ठीक है, अगर ये इस तरीके से वॉर्डरोब की तरफ खुल रहा है तो उन्होंने बोला कि क्या वो वॉर्डरोब के साथ टच होगा या हिट होगा। तो देखो, अगर यहाँ पर हम यूनिट्स कंसीडर करें तो यहां से B1 से मतलब 1.5 से ये 4 तक जा रहा है, तो 1.5, 2.5, 3.5 एंड 0.5, तो मीन्स अगर इसकी पूरी हम लेंथ निकालेंगे तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट आएगी 2.5।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस है ये वॉल से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये हमारे पास है 3 यूनिट्स। तो अगर हम इसको डोर को बाहर ओपन करेंगे इस तरफ तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ तक मतलब 2.5 तक ही आएगा, ये रुक जाएगा ऐसे आके, जैसे एक डोर ऐसे ओपन हो रहा है तो ये इस तरीके से ओपन होगा और यहाँ पर आकर ये रुक जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि नो, इट विल नॉट बी हिट बाय द वार्डरोब। तो हम लिख देंगे नो बाथरूम डोर विल नॉट hit the wardrobe if it opens at B। ठीक है बेटा। अब उन्होंने बोला कि आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, मतलब आप कोई सजेशन देना चाहोगे अगर हम दरवाजे को चौड़ा करें। तो देखो बेटा हमारे पास ऑलरेडी 0.5 यूनिट्स का ही डिस्टेंस बच रहा है हमारे वार्डरोब और हमारे डोर के बीच में जब ओपन कर रहे हैं। तो अगर हम वो डोर को ज्यादा वाइडर करेंगे तो वो क्या होगा, वो वार्डरोब को हिट करेगा। तो हम यहाँ पे उनको ये सजेशन दे सकते हैं कि या तो आप अपने डोर की विड्थ जो है वो उतनी ही रखो जितनी है, या फिर आप ये कर सकते हो कि डोर को स्लाइड वाला बना लो, या फिर आप ये कर सकते हो कि डोर को बाथरूम के अंदर मतलब आउटवर्ड ओपन करो। ठीक है, तो चलो ये लिख देते हैं हम अपना सजेशन। इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर दरवाजे को वाइडर करोगे तो इट में wardrobe hit the wardrobe। अब बेटर सजेशन, हम क्या कह रहे हैं कि इनको एक बेटर सजेशन देना है ना बेटा। तो एक बेटर सजेशन क्या होगा इनके लिए, इज टू रिड्यूस द विड्थ ऑफ डोर। मतलब एक अच्छा सजेशन क्या है, या तो डोर की विड्थ कम कर दो या फिर क्या कर लो कि उसको क्या बना लो, स्लाइड बना लो। मतलब जो स्लाइड वाले डोर होते हैं ना, तो उससे क्या होगा कि कंफर्टेबली बाथरूम के अंदर भी आया जाया जाएगा और रूम में वार्डरोब भी वो टच नहीं होगी, मतलब रूम का एरिया भी वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, ब्लॉक नहीं होगा। या फिर आप उस डोर को आउटवर्ड मतलब बाहर की साइड ओपन कर लो। तो बेटा ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वो कह रहा है लुक एट द रियान्स बाथरूम। रियान के बाथरूम को देखो। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर्स OFRP ऑफ द बाथरूम। तो चलो पहले यही क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसमें इन्होंने बोला है कि हमें चारों कोऑर्डिनेट्स के क्या करने हैं, चारों कॉर्नर्स के क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो रियान का बाथरूम जो है वो ये रहा है ना, ये हमारे पास इमेज है, ये है हमारे पास रियान का बाथरूम। तो OFPR ये जो है हमारे पास ये पूरा बाथरूम है, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो बेटा कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई हैं, हमारे पास चीजें दी हुई हैं, एक तो ये एक्स एक्सेस दी हुई है, एक ये वाई एक्सेस दी हुई है ना। अगर हमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दी हुई है तो हम पॉइंट्स को तो लोकेट कर सकते हैं, हमने पढ़ लिया। ग्राफ वाली वीडियो में भी हमने देखा था किस तरीके से हम पॉइंट्स को इंडिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को लगाते हैं, और हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी सीखा था। तो चलो फिर अब करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास या कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो देखो रियान के बाथरूम का सबसे पहले है ओ कहाँ पे है हमारे पास, तो ओ ये रहा है ना। ओ जो है वो हमारे पास कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। तो हम लिख सकते हैं कि ओ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0 और 0। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे पास,
कोऑर्डिनेट ऑफ, यहां पे लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ O इज इक्वल्स टू 0,0। ठीक है, पहले यहां पे लिख ही लेते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ F इज इक्वल्स टू, और किसके बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R इज इक्वल्स टू, और कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल्स टू। तो हमने इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो चलो देखते हैं क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे। F के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, F कहाँ पर है, ये रहा। F के कोऑर्डिनेट्स अगर देखें तो F जो है, हमने किया था ना कि हमारे पास जो भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे होगा तो इट मीन्स y 0 है, अगर y एक्सिस पे होगा तो इट मीन्स x 0 है। तो F जो है ये तो y एक्सिस पर लोकेट कर रहा है, एग्जैक्ट y एक्सिस पर लोकेट कर रहा है 9 पर। तो इसका मतलब है हमारे पास जो F है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 एंड 9। ठीक है बेटा, अब ये 0 पहले क्यों आया, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, क्योंकि x एक्सिस हमारे पास पहले नंबर कंसीडर करते हैं, हम y एक्सिस का बाद में करते हैं, तो इसलिए 0 पहले आया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ r। कोऑर्डिनेट ऑफ r देखना है अगर आपने, तो r देखो कहाँ पर है, r पॉइंट हमारे पास ये रहा। ठीक है, r पॉइंट ये है, तो अब हम r के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमने पहले भी किया था कि r जो है वो एक सेंटर पॉइंट पे आ रहा है ना, किसी भी नंबर के सेंटर पॉइंट पे आ रहा है। तो अगर इससे स्ट्रेट लाइन लेके जा रहे हैं तो ये हमारे पास y एक्सिस का 9 हो रहा है और x एक्सिस का क्या हो रहा है, -6। तो मतलब हमारे पास r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, r के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6 एंड 9। तो r के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं हम -6,9। ठीक है बेटा, और लास्ट हमारे पास बच गया p। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, देखो अब फिर से वही चीज आ गई ना, p जो है हमारे पास एग्जैक्ट x एक्सिस पे लाया कर रहा है। तो जब हमारे पास कोई भी पॉइंट एक्सिस पर लाई करता है तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई दूसरा वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, मतलब दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, हमारे पास दूसरा वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो p के पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे हमारे पास -6 एंड 0। तो बेटा ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब चलो सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHWR इन रियान्स बाथरूम। अब उन्होंने बोला कि जो उसका शावर एरिया है SHWR उसकी क्या शेप है। तो देखो SHWR ये आप लोगों ने 8th में भी पढ़ा होगा कि ऐसी फिगर को क्या बोला जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं तो आपको समझ आएगा। ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक दूसरे के क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, है ना। और ये इस तरीके से जा रही है और ये इस तरीके से जा रही है। जब ऑपोजिट साइड्स, दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है ट्रपीजियम, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, हम कह सकते हैं द शेप ऑफ शारिंग एरिया SHWR इज कौन सी शेप है, ट्रपीजियम की शेप है। ठीक है बेटा, TRAPEZIUM ट्रपीजियम। ठीक है, तो हमारे पास शेप क्या है उसकी, ट्रपीजियम। अब उन्होंने बोला है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर। अब ये जो ट्रपीजियम है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो किस किस के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं हमें, कोऑर्डिनेट लिखने हैं हमें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके, पहले S के लिखने हैं, फिर हमें लिखने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ H के लिखने हैं, उसके बाद किसके लिखने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ W लिखना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ W, और लास्ट वन लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ R।
तो बेटा आर के कोऑर्डिनेट्स तो हमने जस्ट अभी किए हैं, है ना। देखो आर के कोऑर्डिनेट्स अभी ऊपर भी हमने मेंशन किए हैं, तो यही लिख सकते हैं -6,9। तो ये तो हमारा हो गया। अब हमें एस एच डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। तो देखो एस कहां पर है, एस यहां पर है, ठीक है। तो अगर एस को देखेंगे तो एस आ रहा है इस तरफ, अगर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो एक्स एक्सिस पे तो ये सीधा है कि -6 आएगा और वाई एक्सिस का क्या हो जाएगा 6। तो हमारे पास एस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6,6, ठीक है। एच के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, एच के कोऑर्डिनेट एच भी यहां पर है, ठीक है। अगर इसको स्ट्रेट लाएंगे तो एक्स एक्सिस पे जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है -3 और जो वाई एक्सिस पे आ रहा है वो आ रहा है हमारा 6। तो हम लिख सकते हैं एच के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -3 एंड 6। डब्ल्यू के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, डब्ल्यू कहां पर है, ये रहा। अगर हम स्ट्रेट लेके आते हैं इसको तो ये भी ऑलमोस्ट 2 पे आ रहा है, -2, ठीक है। तो W आ रहा है -2 और 9, तो W हो गया हमारा -2 एंड 9। तो बेटा ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में बोला गया है make mark of 3 feet into 2 feet space for wash basin and 2 feet into 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of corners of these spaces. अब इन्होंने बोला है कि हमें मार्क करना है 3 इंटू 2 फीट का स्पेस वॉश बेसिन के लिए और 2 इंटू 3 फीट का स्पेस हमें टॉयलेट के लिए, और उसके बाद हमें क्या लिखने हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं कॉर्नर के। तो चलो ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो बेटा अब ये हमारे पास इसका बाथरूम है, ठीक है। ये हमें शारिंग एरिया दे दिया। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा एक हमें हिंट भी दे रखा है। देखो ये हमें वॉश बेसिन की इमेज दे रखी है और ये हमें टॉयलेट की इमेज दे रखी है। तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अगर हम बिल्कुल कॉर्नर में 3 फीट बोला गया तो मतलब हम 3 यूनिट्स ले लेते हैं, है ना। तो अगर यहाँ से कॉर्नर से हम 3 यूनिट्स ले लें और अपवर्ड हम 2 यूनिट्स चले जाएं तो यहाँ तक हमारा वॉश बेसिन आ जाएगा। अब वॉश बेसिन के बिल्कुल साथ में जोड़ के तो हम टॉयलेट सीट नहीं लगाएंगे, है ना। थोड़ा सा तो स्पेस देंगे, जैसे यहाँ पे हमें कंसीडर किया गया है कि उसके बीच में आपको थोड़ा सा स्पेस देना है। तो 1 यूनिट का हम स्पेस देकर उसके बाद हम टॉयलेट सीट का वो कर देंगे, मेजरमेंट कर देंगे। तो चलो देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं इसको अच्छे से। तो हमें क्या करना है, 3 इंटू 2 का वॉश बेसिन बनाना है। तो 1 2 3, तो मतलब अगर हम 6 से 3 तक जाएंगे तो ये 3 यूनिट्स हो गए, और अगर हम 2 तक यहाँ पर जाएंगे इस तरीके से यहाँ तक, तो ये हमारे पास हो गया वॉश बेसिन, ठीक है बेटा। अब 1 यूनिट को छोड़कर, मतलब 2 से 3 तक छोड़कर, मतलब इस एरिया तक छोड़कर अगर उसके बाद मैं चलूं टॉयलेट सीट बनानी है मेरे को, तो 3 to 4 एंड 4 to 5, तो यहां तक ऑलमोस्ट इस जगह तक मैं यहाँ पे इसको 2 वो ले लूंगी, यूनिट्स ले लूंगी, और इस तरफ को मैं दोबारा से 3 यूनिट्स लूंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्यादा इफेक्टिवली रहेगा। तो 3 यूनिट्स तो हमारे यहीं पर हैं, तो इस तरीके से करके हमारे पास हो जाएगा टॉयलेट। ये हो गया हमारा टॉयलेट, ये हो गया हमारा वॉश बेसिन। तो इजीली हमारा हो गया, है ना। अगर हम इसको दूसरी साइड भी कर सकते हैं बेटा, जरूरी नहीं है कि यही करना है, आप अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। देखो कुछ बच्चे कहेंगे इधर कर देते, लेकिन अगर हम इधर कर देते तो हमें यहाँ पर डोर भी दिया हुआ था, डोर हिंज भी दिया हुआ था, तो दरवाजे के साथ थोड़ी लगेगा, है ना।
तो इसीलिए हमने यहाँ पर एडजस्ट किया। हाँ, ये कर सकते हो कि 1 यूनिट आप इसको थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इसी तरीके से ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप इसको इस तरीके से 3 यूनिट्स लोगे तो फिर हमारे पास यहाँ पर स्पेस नहीं बचेगा, तो सारी चीजें साथ में जुड़ के आती जाएंगी। तो अब इन्होंने बोला था इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं हमें, तो सबसे पहले वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। देखो अब इनको ना हम मार्किंग कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये है ABC ऑलरेडी हो रखा है, तो हम इनको कोई भी EFGH दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया EFGH। तो वॉश बेसिन का जो E कॉर्नर है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास? उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे -6 एंड 0। तो हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन EFGH। तो सबसे पहले हम E के लिख रहे हैं, तो ये आएंगे -6 एंड 0। उसके बाद हम F के लिखेंगे, फिर G के लिखेंगे और फिर H के लिखेंगे, ठीक है। तो E हो गया। F के क्या आ रहे हैं हमारे पास? F के आ रहे हैं -3 एंड 0, है ना, क्योंकि X एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने -3 एंड 0। अब G के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? G के कोऑर्डिनेट्स देखो -3 तो इधर से आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है 2, तो ये हो गया हमारे पास -3,2। और H के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? H के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -6 एंड 2, क्योंकि X एक्सिस पर ये -6 पे लोकेट हो रहा है और अगर Y एक्सिस की तरफ से देखें तो ये 2 पर आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर हो गया H के कोऑर्डिनेट -6,2। अब हमें बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके? कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट, है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट, तो इनको दे देते हैं IJKL। तो IJKL। तो देखो यहां पे हो गया हमारा I, ये हो गया J, ये हो गया K, ये हो गया L। तो I क्या है? I के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -6 एंड 3, ठीक है। तो I के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास -6,3। J के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास? J के कोऑर्डिनेट्स होंगे -3 एंड 3, तो J के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3,3। नेक्स्ट है K के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? -3 एंड 5, तो ये हो गए -3,5। और L के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास? L के कोऑर्डिनेट्स हो गए -6,5, तो ये हो गए हमारे पास -6,5। तो बेटा यहां तक हमारी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है कि कोई। चलो बेटा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा अदर रूम्स इन हाउस, मतलब घर में दूसरे कमरे। फर्स्ट पार्ट है इसका, रियान्स रूम डोर लेंड्स from the dining room which has the length 18 feet and width 15 feet. The length of dining room extend from P to A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corner. तो मतलब उन्होंने बोला है कि रियान का जो कमरा है उसका जो दरवाजा है वो डाइनिंग रूम से होकर आ रहा है, मतलब डाइनिंग रूम है पहले, उसके बाद रिहान के कमरा आता है तो उसका दरवाजा डाइनिंग रूम में लट कर रहा है, ठीक है। और जिसमें उसकी लेंथ है, रूम की लेंथ है 18 फीट और विड्थ है 15 फीट। अब जो लेंथ है डाइनिंग रूम की वो P to A है, ठीक है बेटा। तो लेंथ जो है हमारे पास P से लेके A तक है, तो ये तो हमें दे दिया कि ये मतलब एग्जैक्ट हमारे पास क्या हो गया, लेंथ हो गई, मीन्स 18 यूनिट हो गए। अब विड्थ निकालनी है। अब देखो बेटा
उन्होंने क्या बोला कि उसके रूम का जो डोर है वो कहाँ से आ रहा है, डाइनिंग रूम से। तो डोर तो इसका ये रहा ना, ये हमने किया था D1 और R1 उसके रूम का डोर था, जिसकी हमने विड्थ भी निकाली थी क्वेश्चन नंबर 1 में। तो दैट मीन्स उसका डाइनिंग रूम कहीं ना कहीं इस तरफ को लोकेट कर रहा होगा, ये जो पोर्शन होगा आगे इस तरफ को, यहाँ पर उसका क्या होगा, डाइनिंग रूम। तो अब हमें इसी को ग्राफ पेपर पर बनाना है और उसके कोऑर्डिनेट्स को मार्क करना है। तो चलो अब हम इसको ग्राफ पेपर पर बना लेते हैं, फिर उसके कोऑर्डिनेट वगैरह को मार्क करेंगे। तो देखो बेटा, ये मैंने ग्राफ पेपर पर ऑलरेडी मार्क लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ ये है हमारे पास P और ये है हमारे पास A। तो ये तो हम हो गई हमारी लेंथ, ठीक है। अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें चाहिए विड्थ। विड्थ क्या है, हमने ऑलरेडी ग्राफ में देखा ना कि उसका रूम किस तरफ होगा, इस तरफ। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन पे ये मार्क करवाया था -15 तक आप ड्रॉ करो, देन 12 तक करो। तो हमने तो ऑलरेडी किया हुआ है, हमने सिर्फ क्या करना है, एक रफली स्ट्रक्चर बना लेना, मतलब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये आ गया हमारा यहां तक, ये इस तरीके से हमारा आ जाएगा ग्राफ पर रूम, ठीक है। तो अब हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो जितना लाइन वाला पोर्शन है ना, ये ऊपर वाला, ये सारा क्या है, उसका डाइनिंग रूम है रियान का, ठीक है। अब ये डाइनिंग रूम हो गया। अब हमने इसके कोऑर्डिनेट्स को मार्क करना है। तो बाकी कोई भी आप नाम दे सकते हो, इन्होंने AP दे रखा है तो हम दे सकते हैं YZ दे दो इसको, Y एंड Z। तो देखो अब इसके अगर कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली आराम से समझ आ जाए, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स तो हमने बार बार लिख लिए, अब तो याद भी हो गया होगा आधे से ज्यादा बच्चों को, -6 एंड 0। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 12 एंड 0, ठीक है। Y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -6 एंड -15, है ना, -6, -15। और Z के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 12 एंड -15, क्योंकि x पहले कंसीडर करते हैं ना, 12 एंड -15। तो ये हमारे हो गए इस रूम के कोऑर्डिनेट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये बोला गया है, अब उन्होंने बोला है प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम। मतलब हमारे पास एक डाइनिंग टेबल है, हमने इसको बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में लगाना है डाइनिंग रूम के, ठीक है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फिट ऑफ द टेबल, और हमें टेबल के फिट्स का कोऑर्डिनेट भी लिखना है। तो देखो 5 इंटू 3 का हमारे पास डाइनिंग टेबल है, उसको हमने बिल्कुल सेंटर में लगाना है। तो सबसे पहले तो हम रूम का सेंटर ढूंढेंगे कि भाई रूम का सेंटर कहाँ पे है। तो देखो हमारे पास सिंपल सी चीज थी, हमारे पास ये कितने कोऑर्डिनेट्स थे, 18, ठीक है। 18 का हाफ किया तो हो गया हमारे पास 9। अब हम 9 यूनिट्स को गिन के उसका सेंटर निकाल सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 6 हो गया, माइनस कर दो 6 आ गया। इस तरीके से नहीं करना है बेटा, ये पूरी उसकी लेंथ है, ठीक है। ये पूरी रूम की लेंथ है, तो हमने 9 यूनिट्स को काउंट करके उसका सेंटर निकाल देना है। तो यहां से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, इजी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मीन्स 3 पर आकर के यहां पर उसका क्या हो जाएगा, लेंथ की तरफ से उसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो यहां पर है, इस पॉइंट पर हम थोड़ा सा हल्का सा मार्क कर लेते हैं, मतलब एग्जैक्टली यहां पर नहीं है, लेकिन हमने अभी एग्जैक्टली मार्क कर लिया कि यहां पर क्या है हमारे पास उसका सेंटर। अब 15 का हाफ क्या होता है, 15 का हाफ हो जाएगा हमारे पास 7.5। तो 7 ये रहा, 0.5 देखना है तो इसके बीच में भी लाइंस है, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहां पर ये जो है, ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट उसका क्या हो गया, सेंटर। किसका सेंटर, इसके रूम का सेंटर, डाइनिंग रूम का सेंटर।
अब हमने लोकेट करना है 5 फीट इंटू 3 फीट का डाइनिंग टेबल। तो अब हम डाइनिंग टेबल को ऐसे उठा करके नहीं रख सकते बेटा। क्यों क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हमें उसका भी सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा। अगर हमने उसका सेंटर पॉइंट नहीं निकाला तो हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट सही नहीं आएंगे। तो उसके सेंटर पॉइंट निकालने की क्या वो है, जैसे 5 फीट है तो 5 का हाफ क्या होता है? 5 का हाफ होता है 2.5 और 3 का हाफ क्या होता है? 3 का हाफ हो जाएगा 1.5, है ना। तो अब 2.5 और 1.5 की मेजरमेंट लेकर ही हम उसके डाइनिंग टेबल को लोकेट करेंगे। मींस जो हमारे रूम का सेंटर है उससे जब हम लेंथ कंसीडर करेंगे तो हम लेंथ क्या कंसीडर करेंगे? 2.5 दोनों पॉइंट्स के तरफ जानी चाहिए और 1.5 उसकी विड्थ जानी चाहिए। तो चलो देखते हैं कैसे लोकेट करेंगे। अब ये देखो हमारे पास ये रूम का सेंटर है, ठीक है। ये 0.5 तो हमें दिख ही रहा है कि ये 0.5 है। हम अगर डाइनिंग टेबल को इस तरीके से लोकेट करें, मतलब लेंथ इस तरफ और ब्रेथ इस तरफ, तो अच्छा लगेगा। अगर इस तरफ करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, आपकी ऑप्शन है, कोई इशू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ हम लेंगे, यहां से पहले हम विड्थ कंसीडर करते हैं 1.5, ठीक है। तो यहां हो गया 0.5 और ये हो गया 1। तो दैट मीन्स यहां पर इस पॉइंट पर हमारा इस तरीके से आ जाएगी विड्थ इस तरफ को, ये हो गया 0.5 और ये, ठीक है। और अब हमें यहां से लेंथ लेनी है। लेंथ क्या लेनी है हमें? 2.5। तो ये हो गया हमारे पास 1, 2 एंड 0.5 यहां पर। और इस तरफ को चलेंगे तो 1, 2 एंड 0.5 यहां पर। तो अगर मैं इसको प्रॉपरली ड्रॉ करूं तो हमारे पास इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमारा डाइनिंग टेबल आ जाएगा, ठीक है। अब मैं दोबारा से समझा देती हूँ हमने ये किया कैसे है बेटा। हमने ये इस तरीके से किया है कि जैसे हमारा डाइनिंग रूम का जो सेंटर है वो निकाला और जो हमारे टेबल का सेंटर है ना वो उस सेंटर के ऊपर लोकेट होना चाहिए। अगर हमारे टेबल का सेंटर डाइनिंग रूम के सेंटर पे नहीं आएगा तो वो हमारा एग्जैक्ट सेंटर में नहीं रखा जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले तो मैंने क्या किया, डाइनिंग रूम का हमने सेंटर निकाला, उसके बाद हमने रेक्टेंगुलर जो डाइनिंग टेबल था उसका सेंटर निकाला। तो ये रेक्टेंगुलर शेप बन गई ना। कैसे? हमने विड्थ लेनी थी क्या? 3 यूनिट्स। तो देखो 3 यूनिट्स आ गई, 1, 2, 3। अब 3 यूनिट्स कैसे हमने वो किया कि उन्होंने बोला था प्रिसाइजली सेंटर होना चाहिए, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर होना चाहिए। तो देखो यहां पर 0.5 आ रहा था हमारा, तो हाफ एंड 1, हाफ एंड 1, तो ये हमारी हो गई विड्थ। और लेंथ क्या थी हमारी? 5 यूनिट्स। तो यहां से हमने कंसीडर करना शुरू किया कि हमारी मान लो यहाँ पे 5 यूनिट्स है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे यहाँ पे तो 0.5 पे आ गया, ये 5.5 पे आ गया। बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बड़ा इजीली आप समझ सकते हो। इनके बॉक्सेस को आप कंसीडर कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था ना, ये जो बॉक्स होता है, एक बॉक्स में 4 पैटर्न बने होते हैं, तो इनको काउंट करना शुरू करो। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 बॉक्सेस कंप्लीट हो गए, तो मतलब 5 यूनिट कंप्लीट है। यहाँ फिर आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर 5.5 है, यहाँ पर 0.5 है। तो जब आप माइनस करोगे तो हमारे पास आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल के फीट, मतलब यहाँ पर रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल के क्या आएंगे? फीट आएंगे। तो अब इनको हम क्या करेंगे? इनको हमें करना है मार्किंग। तो हम इनको मार्क कर देते हैं MNOP से, ठीक है। तो अब M के कोऑर्डिनेट्स जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, यहीं पे लिख रही हूं मैं। M के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 0.5, 9 है ना, -9। क्यों? क्योंकि 0.5 हमारा x एक्सिस का है, -9 हमारा y एक्सिस का है। n के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? 5.5, -9 है ना। 5.5 हमारा x एक्सिस का आ गया और -9 आ गया हमारा y एक्सिस का। अब o के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर तो 5.5 ही आएगा, 5.5, और इस तरफ को y एक्सिस का आ गया हमारे पास -6। और p के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ रहे हैं? यहाँ पर भी आ रहा है 0.5 एंड आ रहा है हमारे पास -6। तो बेटा ये हमारे हो गए सारे कोऑर्डिनेट्स हमारे डाइनिंग टेबल के। बस यही पूछा गया था, उन्होंने पूछा था
कि कोऑर्डिनेट्स बताओ डाइनिंग टेबल के फीट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो हमने इनको लोकेट कर दिया। हो सकता है कि आप जब ग्राफ बड़ा बनाओ, क्योंकि मेरे पास इतना ही ग्राफ पेपर इमेज में आ रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसको कंजस्टेड करके बनाया। जब आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो आप प्रॉपर एक एक यूनिट का जब डिस्टेंस लोगे ना तो ये और अच्छा ड्रॉ होगा। तो आप एक बार ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करके जरूर देखना, ठीक है बेटा। अगर वीडियो समझ आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ये वीडियो करने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो भी जरूर देखना, सो दैट आपको सारे छोटे छोटे जो भी कॉन्सेप्ट हैं सारे समझ आ जाएं। और ग्राफ पेपर पर पॉइंट्स को किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट किया जाता है उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देखकर अच्छे से समझ सकते हो कि ग्राफ पेपर पर किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी चैप्टर का एंड ऑफ चैप्टर जो है हमारे पास एक्सरसाइज, उसको कंप्लीट करेंगे।